इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो हम पहले बात कर ले, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो टर्म है ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टर्म से रिफर किया जा सकता है। जैसे कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ही हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन के नाम से रिफर किया जाता है। कुछ बुक्स में मार्केटिंग थ्योरीज देखने को मिलेगा, कहीं पर मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, एनसीईआरटी में आपको मार्केटिंग फिलोसफीज के नाम से देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अलग अलग बुक में अलग अलग टर्म से जो इसको रेफर किया जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही है, चाहे वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन हो, चाहे मार्केटिंग थ्योरीज हो, चाहे मार्केटिंग प्रिंसिपल या फिर मार्केटिंग फिलॉसफीज हो, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही होती हैं। सभी स्टूडेंट का ये एम होता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आए, रैंक होल्डर बने। ये सभी स्टूडेंट्स का एम होता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके लिए जो फिलॉसफीज है, थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, थिंकिंग है, प्रिंसिपल है, वो सबके अलग होते हैं। कुछ लोग जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, कुछ लोग ग्रुप स्टडी पे फोकस करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो है नहीं, रात में जगकर पढ़ना अच्छा होता है, या फिर कुछ लोग दोपहर में उठ के पढ़ रहे हैं। तो यानी कि टारगेटेड गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग फिलोसफीज, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना गोल अचीव करना है, तो उसको भी जो है वहां पर डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज को डिसाइड करना होगा कि उनको कौन सी फिलोसफी, कौन सी थिंकिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट फिलोसफी और थिंकिंग शुड गाइड द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलोसफी या थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्ट, इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो आपको अलग अलग टॉपिक से मिल जाएगा, कहीं पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, कहीं पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग थॉट, किसी टर्म से भी ये मिल सकता है। तो सबका मतलब यही होता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, यानी कि मार्केटिंग किस कॉन्सेप्ट से, किस ओरिएंटेशन से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, वेदर द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल फोकस ऑन द प्रोडक्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है तो वो अपनी पूरी मार्केटिंग एफर्ट किस पे लगा रही है? प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, उस पर फोकस कर रही है और प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना चाहती है। या फिर ऑन सेलिंग टेक्निक, यानी कि मार्केटिंग एफर्ट पूरा किस पे लगाया जा रहा है? सेलिंग टेक्निक में, कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल किया जाए, कैसे प्रमोशन किया जाए कि जिससे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। या फिर ऑन कस्टमर नीड और द सोशल कंसर्न, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड पे फोकस करिए, कस्टमर की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर जो है उसको डिलीवर किया जाए। सोशल कंसर्न पे फोकस कर रही है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि सोसाइटी को भी वेलफेयर प्रोवाइड करे, कस्टमर की नीड को फुलफिल करे और सोसाइटी को भी वेलफेयर प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थॉट है। बस कौन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का थॉट अपना सकती है वो यहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या हो गई? दीज आर द स्ट्रेटजी दैट फर्म्स इंप्लीमेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, इंक्रीज सेल्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड बीट द कंपटीशन। तो मार्केटिंग फिलॉसफी या फिर मार्केटिंग प्रिंसिपल या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या हो गया? एक तरीके की स्ट्रेटजी होगी जिसका यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट और या फिलॉसफी है मार्केटिंग के, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुए हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है आपको वहां पर देखने को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि उनको कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है। क्लियर? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो अलग अलग हैं उनको समझने से पहले हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। तो देखिए, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस थी और स्ट्रेटजीज थी मार्केटर्स की, उसमें जो है डेवलपमेंट हुआ, यानी कि पुराने टाइम पे क्या सोचना था, फिर कैसे वो सोच है वो बदली है मार्केटर्स की। क्लियर? तो 1800 से 1930s की बात है। तो इस ड्यूरेशन में जो यूएसए था वो जो है प्रोडक्शन में शॉर्टेज फील करता था। तो उस वक्त वहां पर उनका क्या मानना था कि एट दैट टाइम उनकी फिलॉसफी थी, उनका कॉन्सेप्ट था कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोड्यूस एज मच एज यू कैन। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्शन की शॉर्टेज थी, हर जगह पे जो गुड्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है गुड्स अवेलेबल नहीं थे, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो उस वक्त ये फिलॉसफी थी उस ड्यूरेशन में कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोड्यूस करिए। तो मार्केटर बिलीव्स दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, द फोकस
फोकस वाज ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केटर का क्या मानना था कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में और सस्ते हैं। क्लियर? तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो 1800 से 1930 के बीच में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट और होता है, कंज्यूमर अवेयर होता है, तब जो है वहां पर कॉन्सेप्ट जो मार्केटर का था, फिलॉसफी थी, प्रिंसिपल थी, वो चेंज हो जाता है। तो 1930 से 1950 की बात है जहां पर यह अजम्पशन आया कि कस्टमर जो है वो क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स को प्रीफर करेगा। कस्टमर उन्हीं गुड्स को परचेज करेगा जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छी परफॉर्म करेंगे और इनोवेटिव कुछ नए नए फीचर्स उसमें होंगे। तो कंपनीज का जो है वहां पर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और वो जो है प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पर फोकस करने लगे। तो इसी को हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर? तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुआ, कस्टमर अवेयर हुआ और वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वहां पर जो है डेवलप हुआ। फिर उसी के साथ साथ फिर 1930 से 1950 का ड्यूरेशन आया जहां पर यह था कि कस्टमर अपने आप से जो है प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में कंपटीशन आ गए, बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्शन करने लग गए, प्रोडक्ट बनाने लग गए। क्लियर? बहुत सारे लोग अलग अलग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने लगे। तो अब कस्टमर किसका प्रोडक्ट परचेज करे? तो ऐसे में जो है वहां पर कौन सा ओरिएंटेशन आया? सेलिंग ओरिएंटेशन, यानी कि एग्रेसिव सेलिंग पर फोकस किया गया। कस्टमर अपने मर्जी से आपका प्रोडक्ट परचेज करने वाला नहीं है, आपको यानी कंपनी को जो है वहां पर एग्रेसिव सेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफरेंट सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो द फोकस वाज ऑन ट्रांजैक्शन रेदर देन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो 1930 से 50 के बीच में फोकस किस पे था कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स सेल हो, चाहे जैसे सेल हो। ठीक है? वहां पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने पे फोकस नहीं था कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो अच्छा लगेगा, तो बार बार कई सालों तक आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, इस पे फोकस नहीं था। फोकस किस पे था कि ज्यादा से ज्यादा बेचो, चाहे जैसे बेचो। क्लियर? फिर चेंजेस हुआ, टाइम चेंज हुआ, 1950 से 1980 का ड्यूरेशन आया जहां पर जो कंपनीज थी उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस किया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट पे, प्रोडक्ट की प्रमोशन पे फोकस किया, यानी कि 4P मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाने लगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो द कोर फिलॉसफी शिफ्टेड टू आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड वांट्स फर्स्ट, देन प्रोड्यूसिंग गुड्स टू सेटिस्फाई देम। यानी कि यहां पर क्या आया कि जो कंपनीज थी, जो मार्केटर्स थे, वो उन्होंने पहले रिसर्च किया कि कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस चीज को सर्च कर रहा है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, उनकी वांट्स को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है प्रोडक्ट को उन्होंने डेवलप किया। और जब जाहिर सी बात है कि कस्टमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट मिल जाएगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा और कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी रहेगा कंपनीज के साथ। क्लियर? तो यहीं पर 4Ps का जो है इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद अब जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि सोसाइटल और होलिस्टिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से है। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि यहां पर कस्टमर के बेनिफिट के साथ साथ सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी काम किया जा रहा है। फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू इन अ वे दैट मेंटेन और इंप्रूव बोथ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी वेलबींग। क्लियर? तो यहां पर कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी जो है यहां पर काम किया जा रहा है। तो जब कंपनीज जो है कस्टमर को तो प्रोडक्ट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, वो ऐसी कंपनीज को ही सिलेक्ट करेंगे ना जो कस्टमर को तो प्रोडक्ट दे ही रहा है। क्लियर? और साथ ही साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी जो है वो काम कर रहा है, स्कूल्स ओपन करा रहा है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, जो मार्केटिंग थ्योरीज थी, प्रिंसिपल्स थी, वो समय के साथ साथ चेंज होते चले गए। सबसे पुराना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर सेलिंग ओरिएंटेशन, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, ओरिएंटेशन, फिलॉसफीज, ये सब एक ही टर्म को रेफर करते हैं, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर मार्केटिंग प्रिंसिपल कह लीजिए। तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और अभी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट बुक्स में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर ले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए नाम में है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि यहां पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग किस पे फोकस किया जा रहा है? प्रोडक्शन पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए पुराने टाइम पे क्या था कि अर्लियर डेज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर थे वो लिमिटेड थे, लेकिन जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो ज्यादा थी, यानी कि कस्टमर, कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी में थे, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, जो कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लिमिटेड नंबर में थी। तो प्रोडक्शन करने वाले कम थे और डिमांड करने वाले ज्यादा थे, यानी कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ऐसे केस में उस टाइम के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका ये मानना हुआ, उनका ये थॉट बना, उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल बना लिया कि अगर वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनके प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे, यानी कि उनका सेल इंक्रीज होगा, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। देयरफॉर द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वाज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज का फोकस किस पे गया कि गुड्स को
ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए। एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस द गुड्स वाज एबल टू सेल, कोई भी उस वक्त जो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता था वो अपना मार्केट में आसानी से प्रोडक्ट को सेल कर सकता था, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। इट बिलीव दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि इसमें यह मानना था ऑर्गेनाइजेशन का कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। और जब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो यानी कि प्राइस भी कहीं ना कहीं कम होगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, प्राइस कम रहेगा तो लोग परचेज करेंगे। तो इट वाज आल्सो अज्यूम दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट व्हिच वेयर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो इसमें ये माना गया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पे आपका प्रोडक्ट पूरे मार्केट में इजिली अवेलेबल रहेगा, वाइडली अवेलेबल रहेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी तो अफोर्डेबल होगा, प्राइस जो है कम होगा। तो ऐसे में कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको जो है परचेज करेगा। जैसे चाइना का एग्जांपल लीजिए, तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे होती है। तो आप देखिए चाइना को छोड़िए, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में भी आकर यानी कि उसको एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया में, फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको सस्ता मिल जाता है एज पर कंपेयर टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। क्लियर। तो ये जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ। कहाँ पर, यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेयर कंसीडर्ड टू बी द की फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ फर्म। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी यानी कि आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो और आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो यानी कि प्राइस कम हो, तो ऐसे केस में आपका फर्म सक्सेस को अचीव कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। Therefore, the focus was on improving the production and distribution efficiency of the firm। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्शन को इंप्रूव करिए, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करिए, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। अब क्या हुआ कि सेलर्स की संख्या बढ़ने लगी। तो ड्यूरिंग अर्लियर डेज मोर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन हाई प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ओवर अ टाइम पीरियड सप्लाई इंक्रीज डिमांड। भाई ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि जब डिमांड जो है कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई मार्केट में। भाई और भी सारे जो है कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए और सब लोग लार्ज प्रोडक्शन कर रहे थे, तो एक टाइम फेज ऐसा आएगा ना कि जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा मार्केट में। तो अब जस्ट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एंड एज सच ऑफ द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो सिर्फ अवेलेबिलिटी और लो प्राइस जो है प्रोडक्ट का, ये इंश्योर नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा और जो आपकी कंपनी है वो सर्वाइव कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। क्योंकि अब जो है कस्टमर के पास लार्ज नंबर ऑफ जो है क्वांटिटी अब मार्केट में अवेलेबल है, प्लस जो है कई सारे अल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में। तो ऐसे में कस्टमर वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। कस्टमर क्यों खराब प्रोडक्ट परचेज करेगा जब मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ, द कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट व्हिच वेयर सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। क्योंकि धीरे धीरे जो है यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आया, लोगों में अवेयरनेस हुआ, लोग क्वालिटी कॉन्शियस होने लगे, कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस होने लगे। तो अब उनका फोकस किस पे चला गया, क्वालिटी पे। अब उनको क्वांटिटी नहीं बल्कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए था। अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे और उनके लाइफ स्टाइल भी जो है उस हिसाब से चेंज होगा, तो कस्टमर का फोकस क्वालिटी प्रोडक्ट पे चला गया। तो ऐसे में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनीज जो है वो किस पे फोकस करने लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, फीचर्स पे, उसकी परफॉर्मेंस पे जो है वो फोकस करने लगी था। फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चेंज टू ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फीचर्स। तो जैसे कि आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि अलग अलग जो है आपको ड्रेसिंग स्टाइल देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वहां पर जो है देखने को मिलेंगे विद एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पे कि कितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करें, नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करिए। दस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकम द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर की कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ले आकर करिए, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करिए, आप जो है उसमें नए फीचर्स जो है लेके आइए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी करिए, तो जो है कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो देयरफॉर द एम्फेसिस ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे जो है फोकस शिफ्ट हो गया। क्लियर। जैसे मोबाइल फोन, क्लोथिंग का आप एग्जांपल देखिए, सब में जो है यहाँ पर क्या हुआ, क्वालिटी जो है इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए, और जिसकी अच्छी क्वालिटी रहेगी लोग उसी को परचेज करेंगे। खराब क्वालिटी का कपड़ा, खराब क्वालिटी का मोबाइल फोन कोई परचेज जल्दी नहीं करता है। क्लियर।
फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और मार्केट में अवेयरनेस फैली और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए। फिर क्या आया? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इट वाज अज्यूम्ड दैट द कस्टमर वुड नॉट बाई और नॉट बाई इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो। यानी कि अब कस्टमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये आ गया कि कस्टमर तब तक परचेज नहीं करेगा जब तक उसको जरूरत नहीं होगी। क्लियर? वो अपने आप आके खरीदेगा नहीं। इट वॉज अज्यूम दैट दी कस्टमर वुड नॉट बाई और नॉट बाई इनफ, या तो खरीदेगा ही नहीं या तो ज्यादा अमाउंट में नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको कन्विंस ना किया जाए, जब तक कि उसको मोटिवेट ना किया जाए उस चीज को करने के लिए। जैसे इंश्योरेंस या इंसाइक्लोपीडिया की एग्जांपल देखिए, तो इंश्योरेंस कस्टमर जो है जल्दी से लेता नहीं है जब तक कि उसको सामने वाला इंश्योरेंस एजेंट आके समझाता नहीं है, तब तक लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है। क्लियर? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हुआ क्या कि भाई ये सबका फोकस किस पे चला गया? क्वालिटी प्रोडक्ट पे चला गया। तो अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने लग गए। तो अब ऐसे में जो है कस्टमर जब तक जरूरत नहीं होगी तो खरीदेगा ही नहीं, या फिर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदेगा। तो अब क्या करें? तो अब इस केस में क्या हो गया कि फर्म्स मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट टू मेक कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट। तो ऐसे में फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी? अब वो जो है सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट पर फोकस करने लग गई, एग्रेसिव सेलिंग पे। तो फर्म किस पे फोकस हो गई? क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ अब वो जो है सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट पे भी फोकस करने लग गए। द यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सबको जो है इसेंशियल समझा जाने लगा कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। ढेर सारा पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करिए, पर्सनल सेलिंग पे फोकस करिए, सेल्स प्रमोशन कराइए, फ्री कूपन्स, गिफ्ट बांटिए, तभी लोग जो है आपका प्रोडक्ट आके परचेज करेंगे। दिस लेड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर टू बाय दी प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे कस्टमर को, जब तक उनको परसुएड नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, तब तक वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। इसलिए एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सब पे फोकस किया जाने लगा। आपके पास हर जगह देखेंगे तो एड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके पास कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, तो अलग अलग तरीके से जो है वहां पर आपको परसुएड किया जाएगा, आपको जो है अट्रैक्ट किया जाएगा कि आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। दस द फोकस ऑफ बिजनेस फर्म शिफ्टेड टू पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक with the view to persuade, lure or coax the buyer to buy the product, making sale through any means became important। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि किसी भी तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे जैसे करिए, चाहे एडवर्टाइज करिए, पर्सनल सेलिंग करिए, उनके घर जाइए, उनको कॉल करिए, उनको मैसेज करिए, कैसे भी करके आपको कस्टमर को परसुएड करना है, उनको समझाना है, उनको जो है वहां पर अट्रैक्ट करना है आपके प्रोडक्ट के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें। आप देखते होंगे कि कस्टमर को नीड नहीं होती है लेकिन फिर भी डिस्काउंट देकर, एक एक्स्ट्रा फ्री देकर, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट देकर जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स देकर जो है आपको अट्रैक्ट करेंगे और उनको वो आपको अपना प्रोडक्ट वो जो है वहां पर सेल करते हैं। तो दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो प्रोडक्शन पे लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी पे फोकस किया गया, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया गया। सेलिंग में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको जो है अट्रैक्ट करना, आपको परसुएट करना, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग पर फोकस किया गया। प्रमोशन पे फोकस किया गया कि ढेर सारा प्रमोशन करिए, फ्री कूपन्स बांटिए, गिफ्ट बांटिए, एक्स्ट्रा जो है वहां पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। आप देखते होंगे पैकेजिंग में कि 50 ml एक्स्ट्रा, या फिर जो है वहां पर मिल्क के पैकेट पे 50 ml एक्स्ट्रा मिल गया, या फिर जो है एक पे एक जो है आप एक कपड़ा परचेज करें, दूसरा कपड़ा उसके साथ आपको फ्री मिल जा रहा है, बाय वन गेट वन वाला जो स्कीम चलता है। तो इस तरीके से जो है वहां पर आपको अट्रैक्ट किया गया, आपको जो है वहां पर एग्रेसिव सेलिंग के जरिए आपको जो है प्रोडक्ट वहां पर सेल किया जाने लगा। फिर उसके बाद यहां पर भी आया कि सेलिंग कितने भी आप एफर्ट कर लीजिए, जब तक ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, आप आज बेच देंगे लेकिन कल फिर से कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो ये कब तक? तो ऐसे केस में क्या आया कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो यहीं पर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यह अज्यूम किया गया कि अगर लॉन्ग रन में जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहां पर रन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो उस केस में आपको यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको सेटिस्फाई करना होगा इन अ इफेक्टिव वे। तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल सक्सेसफुली अचीव होगा और लॉन्ग रन में जो है वो बिजनेस जो है रन करेगी। तो इट अज्यूम दैट इन लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेटिस्फाइंग देम इन एन इफेक्टिव वे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए और उसको जो है उसको डिलीवर करिए। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो लॉन्ग रन में जो है वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट
परचेज करेगा और आप कंपनी जो है लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि जो मेन फोकस कहां चला गया, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो फिर वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो सक्सेसफुली अचीव होगा। इफ ऑल मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन विद दिस पर्सपेक्टिव, सेलिंग विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो वहां पर कस्टमर अपने आप जो है आके आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। आपको सेलिंग करने की, वहां पर एग्रेसिव सेलिंग करने की आपको वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। क्लियर? तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। कस्टमर सेटिस्फाई है, वो खुद ही आपका प्रोडक्ट आके परचेज करेगा। भाई जैसे कि खाना है, आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लग गया या फिर कहीं पे आपने कोई चीज खाई या कपड़े की क्वालिटी अच्छी लगी आपको, तो बार बार आप वहीं पे जाके खाना खाते हो, बार बार जाके आप वही कपड़ा परचेज करोगे। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप सेटिस्फाई हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करोगे कंपनी के लिए। द बेसिक रोल ऑफ अ फर्म देन इट इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। तो यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिक जो है रोल क्या होता है फर्म का, कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करिए और उसको फिल करिए। दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हो गए यहाँ पर, कि सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट। यानी कि आपको मार्केट और कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। देन उनकी नीड एंड वांट्स को, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को जो है आपको समझना है कि आपके टारगेट मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे, टारगेट मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करे। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट और सर्विस वहां पर डेवलप करना है। सेटिस्फाइंग नीड ऑफ टारगेट मार्केट वेदर देन कॉम्पिटिटर। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा आपको सेटिस्फाई करना है, क्योंकि सिर्फ सेटिस्फाई करने से मतलब नहीं है, कॉम्पिटिटर भी तो वही काम कर रहा होगा। ठीक है, वो भी तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से आपको जो है टारगेट मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करना है। और अगर आप ये कर ले गए तो आप जो है आप ढेर सारा वहां पर प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर में देखिए तो डेल कंप्यूटर है, तो ये कस्टमाइज कंप्यूटर है। कस्टमर को जैसा जो है लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, स्क्रीन कितनी बड़ी चाहिए, कीबोर्ड कैसा चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर डेल जो है असेंबल करके कस्टमर को प्रोडक्ट देता है। तो आज के टाइम पे आप मैक्सिमम जगह पे देखेंगे कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से जो है उसको वहाँ पर प्रोडक्ट दिया जाता है। तो दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर एंड देन सेटिस्फाई देन फिल इट। दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? लेकिन क्या सिर्फ कस्टमर की नीड को फुलफिल करके आप जो है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बन सकते हैं? लॉन्ग रन में आप जो है वहां पर कंपटीशन को फेस कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि देखिए कस्टमर जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। तो कंपनी का फोकस किस पे चला गया? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। यानी कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट वहां पर बना रही है जिससे कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। यानी कि जिस सोसाइटी में कस्टमर रह रहा है उसकी वेलफेयर के लिए भी जो है यहाँ पर कंपनी काम करने लग गई। अब आप बताइए कि आपके आसपास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है, आपकी नीड उससे सेटिस्फाई हो रही है, साथ ही साथ आपकी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है, तो आप उसी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे ना। जैसे टाटा का क्या है कि टाटा देश के लिए काम करती है, टाटा जो है आपके देश को मजबूत करती है, तो इसलिए आप टाटा का प्रोडक्ट परचेज करते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो कंपनी ग्रो करेगी और जो है कंट्री कहीं ना कहीं वो सेफ होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी और चीजें जो है वहां पर जो है डिफरेंट सोसाइटल वेलफेयर जो है वो कंपनी, टाटा कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे टाटा कंपनी क्या है, गरीबों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो अलग अलग स्कीम के जरिए जब भी कहीं पे जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जो है चैरिटी रेज करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन is to identify the need and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that long term well-being of consumer and the society is taken care of। यानी कि इस तरीके से जो है आपको कस्टमर की नीड को, वांट्स को फुलफिल करना है कि कस्टमर की नीड और वांट्स तो फुलफिल हुई, साथ ही साथ लॉन्ग रन में सोसाइटी का भी जो है वहां पर आप ध्यान रखें, कंज्यूमर का भी जो है वहां पर आप ध्यान रखें। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर्स नीड, इट शुड आल्सो कंसीडर लार्ज इश्यूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर। यानी कि कस्टमर का ओरिएंटेशन, सिर्फ जो बिजनेस का ओरिएंटेशन
ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की नीड को आपने सेटिस्फैक्टरी तरीके से फुलफिल कर दिया है। नहीं, आपको लॉन्ग रन में जो है सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। तो आप देखते होंगे अलग-अलग कंपनीज जो बड़ी कंपनी होती है वहां पर सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है। एचपी का देखिए वो रिड्यूस एंड रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे काम कर रहे हैं। बुक आई स्माइल, बुक माई शो पे देखिए वो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कोई भी मूवी टिकट खरीदेंगे तो वो ₹1 उसमें से जो है किसी बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये क्या है? ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप उनकी सर्विस को ले रहे हो, साथ ही साथ वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए सेटिस्फैक्टरी तरीके से, और साथ ही साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी आप काम करिए। क्लियर? तो ये एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। सोशल प्रॉब्लम लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन्फ्लेशन, तो अलग अलग सोसाइटल प्रॉब्लम है और उनको डील करने के साथ साथ कस्टमर की नीड को भी फुलफिल करिए। तो वही चीज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? तो जैसे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए अब जो है बहुत सारी कंपनी जो है फोकस कर रही है कि वो इस तरीके का प्रोडक्ट ला रही है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब बात कर लें कि क्या डिफरेंसेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में। तो अभी तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम 5 फोकस करेंगे: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन 5 के बीच में 4 पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स और एंड्स, इनके बेसिस पे डिफरेंसेस को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? ये फैक्ट्री है कि यहाँ पर क्या होता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद कस्टमर को सेल कर देना है। कस्टमर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फैक्ट्री। इसी तरीके से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री हो गया। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जा रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए इस पर भी फोकस नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन गया और उसको किसी भी तरीके से कस्टमर को सेल कर देना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट पे फोकस करता है। मार्केट में जो कस्टमर है, टारगेट मार्केट में जो कस्टमर है, उनकी क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या सेटिस्फाई कर सकता है, उस पर फोकस किया जाता है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया जाता है। वहीं पर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट के साथ साथ सोसाइटी पे भी फोकस किया जा रहा है कि कस्टमर के नीड के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी कुछ काम किया जा सके। तो इस पे फोकस किया जाता है। क्लियर? अब वहीं पर नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज मेन फोकस के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस क्या था? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किस पे था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करिए प्रोडक्ट की तो प्रॉफिट होगा। वहीं पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या फोकस था? क्वालिटी, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की फीचर अच्छी होगी तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा। इस पे फोकस गया। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आया कि जो है वहां पर कस्टमर जो अपने आप प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको किसी भी तरीके से सेल करिए। तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग पे फोकस किया गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फोकस किया गया कस्टमर की नीड पे कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर दीजिए। और वहीं पर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या फोकस किया गया कि कस्टमर की नीड और साथ साथ सोसाइटी वेलबींग, इन दोनों पे फोकस किया गया कि कस्टमर की नीड के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी वहां पर काम किया जाए। कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा, ₹1 हम जो है बच्चे के एजुकेशन के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है वहां पर फोकस किया गया। मीन्स की बात करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मीन्स क्या था? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर ये तरीका था कि ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करो, कस्टमर के आसपास जहां से भी वो परचेज करते हैं वहां पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा और सस्ते में अवेलेबल रहेगा तो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेगी। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे फोकस किया गया। यहाँ पर क्या माना गया कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी फीचर्स का होगा तो कस्टमर अपने आप जो है वहां पर परचेज कर लेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग एंड प्रमोशन पे फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करिए, पर्सनल सेलिंग करिए, प्रमोशन दीजिए, गिफ्ट बांटिए, वाउचर्स बांटिए और जो है यहाँ पर फ्री कूपन दीजिए तो लोग जो है परचेज करेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किसे फोकस किया गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे फोकस किया गया। क्लियर? एंड्स की बात कर लें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में एंड क्या था? प्रॉफिट थ्रू हायर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन हायर प्रोडक्शन करके, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करके। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन क्वालिटी पे फोकस करके। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन सेल्स वॉल्यूम बढ़ाकर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करके जो है प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या फोकस था कि प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो एंड्स क्या थे? सभी कॉन्सेप्ट के
माइंड से ही है कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कैसे अर्न करना है वो डिफरेंट है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाकर, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर, सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल करके, मार्केटिंग में जो है वहां पर प्रॉफिट अर्न करना है कस्टमर सेटिस्फाई करके, और सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर के सेटिस्फाई करके साथ साथ जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करके भी प्रॉफिट को अर्न करना है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन दी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स होती हैं उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ह्यूमन की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाकर उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को प्रॉफिटेबली यानी प्रॉफिट अर्न करते हुए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना और फिर जो है प्रॉफिट अर्न करना, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसी को फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। तो टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज और फंक्शंस। तो जो डिफरेंट फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, उनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको ह्यूमन की नीड और वांट्स को फुलफिल करना है, आपको जानना होगा कि ह्यूमन की नीड एंड वांट्स है क्या। साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि उस नीड और वांट्स को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा मार्केट में कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो ऑलरेडी उस नीड और वांट्स को फुलफिल कर रहा हो। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो किस टाइप का प्रोडक्ट, किस फीचर का प्रोडक्ट, कितने प्राइस में दे रहा है, यानी कि पूरी की पूरी वहां पर इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी जानना पड़ेगा आपको। तो पूरा इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। तो यानी कि आपको सबसे पहले आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जो टारगेट मार्केट आपने सेट किया है, वहां के जो भी कस्टमर्स हैं, वहां की उनकी क्या नीड है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका परचेजिंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीजें आपको जो वहां पर समझनी पड़ेगी। तो आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स, देयर लाइफ स्टाइल, देयर परचेजिंग बिहेवियर एंड द कॉम्पिटिटर, इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर ऑल्सो। तो कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, रूल रेगुलेशन, जो सोसाइटी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड हैं, सब चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर जो है पहले इकट्ठा करनी पड़ेगी और उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज क्या करना पड़ेगा कि आपको ये चीज चेक करनी है कि कहां पे अपॉर्चुनिटीज है, कहां पे किन चीजों से थ्रेट्स है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी उस एनवायरनमेंट में और क्या वीकनेसेस हैं आपकी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस की। भाई, आप किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो ह्यूमन की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज है? ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं तो अपॉर्चुनिटी हुई नहीं। क्लियर, थ्रेट्स किन किन चीजों से है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहे तो उससे रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हैं। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने जा रहे हो तो वो ऑलरेडी बैंड है, उस कंट्री से जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो थ्रेट हो गया। क्लियर, इसी तरीके से स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसके लिए, बनाने के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है, कैपिटल आइटम अवेलेबल है कि नहीं है, मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको देखना होगा। एम्प्लॉइज, लेबर अवेलेबल है कि नहीं है। वीकनेसेस, कि ऐसा तो नहीं कि आपके पास जो है लेबर ही नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कैसे पता चलेंगी, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलती है, जब वो मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो मार्केट इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि मार्केट में जो भी चीजें हैं, वो कस्टमर है, वो सोसाइटी है, वो गवर्नमेंट है, वो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सभी चीजों से रिलेटेड जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। तो मार्केट रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो पर्सनली जो है कस्टमर के बीच में जाएंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, या फिर जो है ऑब्जर्व करके जो है कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा है, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड डेटा है, वो आप सेकेंडरी सोर्सेज से आसानी से जो वहां पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि जो मैगजीन्स हो गई, जो न्यूज़पेपर्स हो गए, यहाँ से जो है आप डेटा वहां पर कलेक्ट किया जा सकता है, जो सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है कि आप, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद मार्केट में जाती है और कस्टमर से कॉन्टेक्ट करती है, उनसे डेटा कलेक्ट करती है। सेकेंडरी सोर्सेज जो ऑलरेडी मार्केट में डेटा अवेलेबल है, उनका यूज करके जो है आप उसको एनालाइज करते हो। तो ये सारी चीजें जो मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्या डिजाइन होंगे, कैसे प्लान्स बनाने हैं, प्राइसिंग क्या फिक्स करनी है। वो सारी चीजें जो अदर फंक्शंस हैं, वो सब इस पे डिपेंड करती हैं कि जैसा इंफॉर्मेशन आएगा और जैसे आप उसको एनालाइज करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे भी अदर फंक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं। तो कैन बी गैदर्ड एंड एनालाइज्ड थ्रू मार्केट रिसर्च एंड द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, वो कैसे इकट्ठा होती है? मार्केट रिसर्च एक प्रोसेस होता है, वहां उसके जरिए जो है ये इकट्ठा होती है, डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है, और उसके बाद फिर जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके उसको एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज ये हो गया कि आपने मार्केट को स्टडी किया, मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने जो वहां पर ह्यूमन की नीड वांट्स को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वो आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं। देन आता है मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि यहाँ पर आप क्या कहते हो, प्लान्स तैयार करते हो, जो भी आपने सोचा है वो कैसे अचीव होगा। क्लियर, वो सारी चीजें आप जो है यहाँ पर एक तरीके से तैयारी करते हो। डेवलपिंग एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। यानी कि जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए मार्केटिंग प्लान आप यहाँ पर तैयार करोगे। जैसे कि सेटिंग गोल्स, आप यहाँ पर क्या करोगे कि मार्केटिंग टीम की क्या गोल्स होंगी उसको जो है आप वहां पर जो है डिफाइन करोगे, क्या वो अचीव करना चाहते हैं उसको डिफाइन करोगे। क्रिएटिंग ए प्रमोशनल स्ट्रेटजी, यहाँ पर किस तरीके से जो है कस्टमर के बीच में जो है आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, क्या जो है तरीका होगा, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि बिजनेस गोल अचीव हो सके, उसको जो है आप उससे रिलेटेड प्लान तैयार किया जाता है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी में एलोकेट किया जाएगा, बजट कितना चाहिए होगा, वो सारी चीजें यहाँ उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर प्लान तैयार करते हैं। इसी तरीके से टाइमलाइन, एक टाइमलाइन भी आप यहाँ पे तैयार करेंगे। अब ये थोड़ी है कि आप जो है 2 साल 3 साल से डेटा ही कलेक्ट किए जा रहे हैं, नहीं, तो आपको यहाँ पर टाइमलाइन भी जो है इस्टेब्लिश करना होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए कितना समय आप वहां पर दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, प्रमोशन कौन से प्रोडक्ट किया जाएगा, किस तरीके से प्रमोशन किया जाएगा, वो सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर प्लान आप तैयार करते हो। तो आपने मार्केट से डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन गैदर किया, उसको एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट आप जो है प्लान्स तैयार करते हो जिसके जरिए आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। उसके बाद अब क्या है, अब आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। भाई प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ही जो है ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा और उसी के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए, उसी सर्विस के लिए जो कस्टमर है वो पे करेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो वहां पर अगला स्टेप जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या जाता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हो गया कि आइडेंटिफाई जो ह्यूमन की नीड हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि उसको बनाया जाएगा। डिजाइन करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या उसके फीचर्स होंगे, क्लियर, क्या क्वालिटीज होंगी, किस तरीके का जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होंगी, ये सारी चीजों को डिसाइड करना प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया। द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के डिजाइन होते हैं, मोबाइल फोन देखिए अलग अलग डिजाइन के, कार देखिए अलग अलग जो है फीचर्स के साथ वहां पर आती है, तो ये सब प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया। रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए और उसको डेवलप करने के लिए क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर होती है। क्रिएटिविटी यानी कि आप अलग तरीके से सेम काम को अलग तरीके से कर रहे हो, तो ये जो है क्रिएटिविटी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट सब बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन सबके फीचर्स, सबकी डिजाइनिंग, सबका लुक जो है वो अलग देखने को मिलता है, तो क्रिएटिविटी है। A good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market। अगर अच्छा डिजाइन होगा आपका तो आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगी, कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेंगे और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर से। क्लियर? तो ये जो है बेनिफिट है। तो इसलिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट को डिजाइन किए, बिना प्रोडक्ट को डेवलप किए आप आइडेंटिफाई ह्यूमन नीड को जो है आप सेटिस्फाई नहीं करोगे। It is important because when we plan to buy any product, say a motorbike, we not only see its feature like cost, mileage, but also the design aspect like its shape and style। तो जब भी हम को मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हम उसके खाली जो है कॉस्ट या माइलेज, कार सपोज करिए मोटर बाइक या कार परचेज करने जाते हैं तो हम उसकी कॉस्ट या माइलेज नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, इन चीजों को भी जो है देखा जाता है। तो इसलिए प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और उसका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो ये भी मार्केटिंग में परफॉर्म किया जाता है। तो मार्केटिंग में अभी तक क्या हुआ कि हम जो है मार्केट में जाते हैं, कस्टमर से रिलेटेड डेटा इन्फॉर्म जो है कलेक्ट करते हैं, मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। उसके बाद फिर अगला फंक्शन क्या हो गया कि हम प्रोडक्ट की डिजाइन बनाते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, कैसा शेप होगा, कैसा स्टाइल होगा। क्लियर? फिर उसको प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए होता क्या है कि जैसे कि सपोज करके आपने मोबाइल का कोई एक मॉडल परचेज किया, तो उस मॉडल के जितने भी मोबाइल होंगे सब आपको सेम साइज के, सेम फीचर्स के आपको मिलेंगे। क्लियर? वो जो पर्टिकुलर मॉडल होगा उसमें सेम साइज, सेम फीचर का आपको जो यहाँ पर मिलेगा। अब सपोज करें कि आपने वही मॉडल परचेज किया, आपको अलग फीचर मिल रहा है, दूसरे ने वही मॉडल परचेज किया, सेम पैसा अमाउंट दिया, लेकिन उसको एक्स्ट्रा फीचर मिला, तो ऐसा जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का वहां पर जो है मेन फंक्शन होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन वहां पर सेट कर लेते हो कि कौन सा मॉडल किस स्पेसिफिकेशन का बनाया जाएगा, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर मॉडल का अगर मोबाइल बन रहा होगा तो कितने भी मोबाइल बनेंगे सब सेम स्पेसिफिकेशन, क्योंकि सेम फीचर्स होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर जो है उनके सेम स्टाइल, सेम शेप, सेम साइज का वो होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि आपको जो है अगर आप किसी कार का बेस मॉडल ले रहे हो तो उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। आपने बेस मॉडल लिया, किसी दूसरे ने बेस मॉडल लिया, किसी तीसरे ने भी सेम ब्रांड का बेस मॉडल लिया, तो आपको सबकी कार एक जैसी ही दिखेगी। ये नहीं कि आपने बेस मॉडल लिया तो आपकी मॉडल का साइज या फिर शेप अलग है, दूसरे बंदे ने सेम ब्रांड का बेस मॉडल लिया तो
उसका साइज या शेप अलग है, ऐसा नहीं होगा। इसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं कि सेम मॉडल का शेप और साइज सब इक्वल होगा, फीचर सब इक्वल होंगे। तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आउटपुट में लेके आने के लिए हम जो है पहले से ही स्पेसिफिकेशन वहां पर फिक्स कर देते हैं कि कितने साइज का किस शेप का जो है बनाया जाएगा। इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। इट रिड्यूस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि जब आपको पता है कि सारे मॉडल एक ही स्पेसिफिकेशन से बनाए गए हैं, तो वहां पर आपको हर मॉडल को, हर प्रोडक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सभी अलग अलग मॉडल, सेम मॉडल है लेकिन अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, तो वहां पर आपको हर प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन सारे प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन से बनाए गए हैं, तो उस केस में फिर आपको जो है वहां पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे टाइम और कॉस्ट दोनों ही सेव होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कहने का मतलब यहां पर क्वालिटी के हिसाब से जो आप वहां पर प्राइस चार्ज करते हैं। तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट ग्रुप में हम जो यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि कार का बेस मॉडल आता है, टॉप मॉडल भी आता है। तो बेस मॉडल जो है अलग कैटेगरी होगी, जहां पर आपको कम फीचर, कम जो है वहां पर पैसा पे करना पड़ेगा। टॉप मॉडल में फीचर्स ज्यादा होंगे, पैसा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पे जो है वहां पर क्या होता है कि ग्रेडिंग की जाती है कि ये बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल है। गोल्ड में देखिए तो गोल्ड में भी जो सस्ता होता है वो 18 कैरेट का होता है, उससे महंगा 22 कैरेट का, उससे ज्यादा महंगा 24 कैरेट का होता है। तो इस तरीके से जो है गोल्ड में जो है वहां पर ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेडिंग करने का मेन मोटिव यही होता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो आप आइडेंटिफाई कर सके, और उसके हिसाब से लोग आपसे पैसा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे उसके हिसाब से पैसा चार्ज करती है। कम क्वालिटी का है, कम ग्रेड का है, तो उसमें आपको पैसा कम देना पड़ेगा। अच्छी ग्रेड का प्रोडक्ट है तो वहां पर आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो ग्रेडिंग इंश्योर दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। और इसी ग्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी ग्रेडिंग है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, और जो है वहां पर उसके लिए वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी जो है वहां पर प्रोडक्ट की जाती है मार्केटिंग में। अब जो अगला फंक्शन है दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो आप जैसे कि देखते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता, वो एक पैकेज में होता है। जैसे पानी लिया तो पानी बोतल के अंदर होता है, तो बोतल क्या हो गया, पैकेजिंग हो गई। टूथपेस्ट आप परचेज करते हो तो टूथपेस्ट जो होता है वो किसी पैकेजिंग के अंदर होता है, उसके अंदर वो टूथपेस्ट होता है। क्लियर। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो प्रोडक्ट को सेफ करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए जो है वो स्टोर करने के लिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उसकी पैकेजिंग भी बनानी जरूरी है। और साथ ही साथ पैकेजिंग के साथ साथ क्या होता है कि आप उसमें देखते होंगे एक रैपर लगा होता है, जिसमें उसका प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, कब वो प्रोडक्ट बना है, ये सारी चीजें, कब प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें वहां पर, प्रोडक्ट किसने बनाया है, कहां से मार्केटिंग की जा रही है, वो सारी डिटेल होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबलिंग। तो अगला फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट बना लिया, स्टैंडर्डाइजेशन बना लिया, सेट कर लिया, वहां पर जो है आपने ग्रेडिंग कर ली प्रोडक्ट की, अब उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग पर फोकस करना होता है। ये अगला काम परफॉर्म करना होता है, अगला एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करना होता है मार्केटिंग में। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर कंसिडर्ड एज द पिलर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ये पिलर होता है, क्यों, क्योंकि पैकेजिंग और लेबलिंग ही है जो कस्टमर देखता है और उसके जरिए मार्केटिंग भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर लेती है। पैकेजिंग रिफर्स टू दी डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए पैकेज को डिजाइन करना, उसको डेवलप करना ही पैकेजिंग कहलाता है। क्लियर। तो रैपर जो कहते हैं आप ना, वो रैपर एक्चुअली में क्या है, पैकेजिंग है। क्लियर। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व एज प्रमोशनल टूल। सम टाइम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज असेस्ड बाय द बायर फ्रॉम पैकेजिंग। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बायर को अगर पैकेजिंग अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो बायर को लगता है हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो जो पैकेजिंग है प्रमोशनल टूल भी है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं पैकेजिंग के जरिए। इसी तरीके से लेबलिंग हमने बता दिया कि लेबलिंग क्या हो गया, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल दैट इज पुट ऑन द पैकेज फॉर आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन। तो लेबलिंग क्या हो गया, एक लेबल, यानी कि एक जो है आप स्टिकर चिपकाते हो पैकेज के ऊपर, जिसमें आप जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, उसमें ब्रांड नेम रहता है, उसमें मार्केटिंग की डिटेल रहती है, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल रहती है, कैसे यूज करना है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वहां पर लेबलिंग में रहता है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग ये जो है अगला फंक्शन हो गया। क्लियर। अब जो है आपने पैकेजिंग एंड लेबलिंग कर ली, तो लेबलिंग पे जो आप नाम लिखोगे वो नाम भी तो डिसाइड करोगे ना कि क्या नाम रहेगा प्रोडक्ट का, तो जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। क्लियर। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया, डिसाइडिंग नेम, लोगो, साइन, सिंबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। तो प्रोडक्ट को एक नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। प्रोडक्ट को एक लोगो देना, साइन देना, सिंबल देना, वो जिससे कि आप कंपटीटर से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सको और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर। तो इसके लिए उसको वहां पर क्या होता है, ब्रांडिंग। तो आपने जितने भी प्रोडक्ट देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है।
अब ब्रांडिंग में भी ये भी डिसाइड आपको करना है कि जेनेरिक नाम रखना है या फिर ब्रांडेड नाम रखना है। क्लियर। द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इंक्लूड डिसाइडिंग द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे नाम डिसाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम रखना चाहते हो या फिर सेम ब्रांड नेम में जो है सभी प्रोडक्ट को रखना चाहते हो। ये दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। एक ही ब्रांड नेम से सारे प्रोडक्ट बेचना है या फिर हर प्रोडक्ट के हर अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जो है आप नाम रखना चाहते हो। जैसे फिलिप्स का है तो फिलिप्स के बल्ब, फिलिप्स के ट्यूब, फिलिप्स के टेलीविजन सब जो है फिलिप्स के नाम से बिकते हैं। इसी तरीके से वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर, सब वीडियोकॉन के नाम से ही बिकता है। लेकिन आप जो है बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो प्रोडक्ट्स देखिए तो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड नेम है वहां पर सबका। तो ये क्या हो गया कि एक ही नाम से सारे प्रोडक्ट बेचने हैं या फिर अलग अलग नाम से अलग अलग प्रोडक्ट बेचने हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड नेम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांड का नाम क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड का नाम अट्रैक्टिव होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए कि सबको आसानी से आपके ब्रांड का नाम याद हो जाए। क्लियर। रिकॉलेबल होना चाहिए कि और आसानी से वो रिकॉल कर सके। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है कस्टमर के अंदर जो है कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को देखते ही रिकॉल कर लेगा, मेमोरी में रहेगा और वो जो है कभी भी शॉप पे जाएगा तो आपके प्रोडक्ट का नाम पहले लेगा या फिर आपके प्रोडक्ट को पहले वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग में क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक नाम, एक लोगो, साइन, सिंबल ये आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब अगला काम क्या है कि आपने जो है इंफॉर्मेशन गैदर किया, गैदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट के लिए जो है आपने पैकेजिंग कर ली, लेबलिंग बना ली, आपने जो है उसके लिए एक नाम भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है कि कितने प्राइस में आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे। यानी कि अगला फंक्शन क्या हो गया, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी मार्केटिंग में परफॉर्म किया जाता है कि प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट को कितने में सेल करना है। अब प्राइस को सेट करते हुए दो चीजें और ध्यान देनी होती है कि इतना कम भी नहीं जो है सेट कर देना है कि कंपनी को लॉस हो और इतना ज्यादा भी नहीं सेट कर देना है कि कस्टमर उसको परचेज ही ना करे। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि प्राइस कम रहेगी तो डिमांड ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, प्राइस ज्यादा रहेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। यानी आपके प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, परचेज करने के लिए कस्टमर को जो अमाउंट पे करना होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग कहते हैं। क्लियर। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके प्राइस से रिलेटेड होती है। जैसा कि हमने बताया इलास्टिक होता है। जनरली लोअर द प्राइस हायर वुड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। प्राइस लोअर होगा, डिमांड ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट का, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम होगी। क्लियर। मार्केटर को बहुत ध्यान से सभी फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए प्राइस को सेट करना चाहिए। जैसे कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उसको जो है आपको पहले सेट कर लेना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी उसको जो है आपको डिटरमाइन कर लेना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी जैसे कि दो स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है नया प्रोडक्ट के केस में, पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग। तो पेनिट्रेशन में क्या होता है कि शुरुआत में प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रखी जाती है जिससे कि आप पूरे मार्केट को कैप्चर कर लें और फिर धीरे धीरे आप जो प्राइस को इंक्रीज करते हैं। वहीं पर स्कीमिंग में क्या होता है कि स्कीमिंग प्राइसिंग में ये होता है कि आप जो है प्राइस को शुरुआत में ही हायर रखते हो, ये बताने के लिए कि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है और जो क्रीमी लोग होते हैं यानी कि जो हायर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनसे जो है आप पैसा वहां पर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो हायर इनकम ग्रुप है वो मार्केट कैप्चर करने के बाद फिर धीरे धीरे आप अपने प्राइस को डिक्रीज करते हैं। तो पेनिट्रेशन या फिर स्कीमिंग प्राइसिंग कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है, तो इस तरीके से डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइस, किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला, प्राइस को जो है चेंज करना है तो कब चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको लेकर यहाँ पर आपको जो है तैयारी करनी होती है मार्केटिंग में। तो इस ये फंक्शन भी जो है परफॉर्म करना होता है प्राइसिंग का मार्केटिंग में। अब आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी जो है फिक्स कर ली कि कितने में जो है प्राइस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, कितना जो है कस्टमर को पैसा आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए देना होगा। अब ये सारा काम तो आपने कर लिया, अब कस्टमर को बताना भी तो होगा कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया है उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो कस्टमर को बताने के लिए यानी कि कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए आपका ये प्रोडक्ट है, उसके ये फीचर्स हैं और उसकी ये प्राइसिंग है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया, मार्केटिंग का फंक्शन हो गया प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट जो है मेथड के जरिए कस्टमर को कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये ब्रांड नेम है और ये प्राइसिंग, ये फीचर्स है। तो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर। क्लियर। तो प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, वो सारी चीज़ें जो है कस्टमर को आप इन्फॉर्म करते हो थ्रू दी प्रमोशन। एंड प्रमोशन में खाली इन्फॉर्म ही नहीं करते हो, उनको परसुएड भी करते हो, उनको तैयार करते हो, उनको अट्रैक्ट करते हो कि वो आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें। एंड परसुएडिंग देम टू परचेज दिस
प्रोडक्ट। तो प्रमोशन का ये मेन मोटिव होता है, ये नहीं कि खाली बता दिया, नहीं, उनको परसुएट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि वो आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें। द 4 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ये जो है 4 इंपॉर्टेंट है प्रमोशन के। एडवर्टाइजिंग में जो आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पे जो आप एड्स देखते हो वो एडवर्टाइजिंग हो गया। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि वहाँ पर सेल्स पर्सन होते हैं, वो जो है घर घर जाकर लोगों को सेल करते हैं। क्लियर। पब्लिसिटी जो है यहाँ पर अलग अलग फंक्शन में परफॉर्म करके वहाँ पर पब्लिसिटी की जाती है अलग अलग इवेंट्स में। सेल्स प्रमोशन जहाँ पर आपको फ्री कूपन्स बांटे जाते हैं, जो है गिफ्ट जो है वहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो वो सेल्स प्रमोशन का टेक्निक हो गया। ये हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। क्लियर। सम इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आपको ध्यान में रखना है जब प्रमोशन किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है जब वो प्रमोशन करने जाती हैं। क्या चीज़? पहला तो प्रमोशन बजट कितना होगा, ये उनको तैयार कर लेना है पहले ही। भाई प्रमोशन यानी कि एडवर्टीजमेंट आप करेंगे तो वहाँ पर खर्चा लगेगा ना, जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट का यानी कि प्रमोशन का कितना बजट है वो आपको डिसाइड कर लेना है। प्रमोशन मिक्स क्या होगा, यानी कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे या फिर मैगजीन में भी देंगे, टीवी में भी देंगे, रेडियो में भी देंगे, आप पर्सनल सेलिंग भी करेंगे, पब्लिसिटी भी करेंगे। तो आपको जो है ये पूरा प्रमोशन मिक्स तैयार करके रखना है कि एक ही मीडिया से आपको प्रमोट करना है कि अलग अलग मीडिया से प्रमोट करना है। क्लियर। साथ ही साथ प्रमोशन का बजट ये है आपको ये डिसाइड कर लेना है। तो ये जो है प्रमोशन फंक्शन हो गया, जहां पर आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कम्युनिकेट करती है कस्टमर से, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देती है, उनको परसुएट करती है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। अब अगला फंक्शन क्या है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट ह्यूमन की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आपने जो है डेवलप किया, उसको जो है उसकी प्राइसिंग सेट की, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग बनाई, उसको जो है आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि कस्टमर का जो भी आसपास का मार्केट वहां पर आपने अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी दे दी, कस्टमर को जो है आपने परसुएट भी किया, कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज भी कर लिया है। अब उसके बाद भी जो है ये मार्केटिंग के फंक्शन खत्म नहीं हुए, अब जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गया। भाई आपका प्रोडक्ट परचेज किया, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, हो सकता है कि उसको चलाना नहीं आ रहा हो, क्लियर, उसके कोई डाउट्स हो या रिटर्न करना हो, तो इस केस में जो है कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए भी डिफरेंट सर्विसेज जो है वहां पर प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये भी मार्केटिंग का फंक्शन हो गया। जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल होने के बाद जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसको आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि किसी ने आपका टीवी या फिर जो है परचेज किया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको सेटअप करने के लिए जो है वहां पर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरीके से कार लिया गया है तो 3 सर्विसेज फ्री होती हैं, तो ये भी एक तरीके का आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, यानी कि सेल होने के बाद जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे लॉयल्टी बनती है आपके प्रोडक्ट के लिए और कस्टमर सेटिस्फाई भी रहता है और कस्टमर दोबारा फिर आप ही के प्रोडक्ट परचेज करने आता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट परचेज करने आता है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट, तो जो भी कस्टमर की कंप्लेन है उसको हैंडल करने के लिए वहां पर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाई प्रोवाइड की जाती है। प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज, उधार पे भी बहुत सारे लोग लेते हैं, उसको हैंडल करना। मेंटेनेंस सर्विसेज, जो भी चीजें प्रोडक्ट उसको मेंटेनेंस के लिए जो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर की तरफ से। अब जैसे आरओ है तो आरओ ले लिया तो उसको जो है हर साल वहां पर जो है रिपेयर उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसमें कई चीजें चेंज करनी पड़ती है, तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करना। टेक्निकल सर्विसेज एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड वहां पर जो है कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो वेरी इफेक्टिव ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिपीट सेल लाने के लिए, यानी कि अगर आप कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर हैप्पी होगा और वो दोबारा से बार बार आप ही के प्रोडक्ट को परचेज करेगा और एक ब्रांड लॉयल्टी जो है वो डेवलप होती है। तो ये जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती है। तो अगर हम यहाँ पर समराइज करें कि क्या क्या फंक्शंस थे मार्केटिंग के, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ह्यूमन की नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर किया और उसको एनालाइज किया, उसके बेसिस पे जो है उसने डिफरेंट प्लान्स तैयार किए, मार्केट प्लान्स तैयार किए, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन किया और उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसने जो है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन तय किए, यानी स्टैंडर्डाइजेशन बनाया और ग्रेडिंग की, अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रेड जो है क्लासिफाई किया प्रोडक्ट को। उसके लिए प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग तैयार की, लेबलिंग बनाया, उसके लिए ब्रांडिंग यानी एक नाम सेलेक्ट किया, साइन सिंबल जो है वहां पर सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी उसको डिसाइड किया, प्रोडक्ट को प्रमोशन कैसे किया जाएगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे या फिर पब्लिसिटी करेंगे, अलग अलग टेक्निक है उसको डिसाइड करना। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए होलसेलर रिटेलर के जरिए वहां पर जो है आप तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गुड्स को स्टोर करके वेयरहाउस में रखते हैं और कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस है जो कि मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं।